हेलो गाइस, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं 13 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 में, जिसमें अभी तक हमने डिसिप्लिन 1 2 3 एंड 4 मतलब कि कुल मिला के 80 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की ये इस शिफ्ट की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम लास्ट के 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कितनी प्यार भरी बातें डी ट्रिपल एस बी ने हमारे साथ इस शिफ्ट के दौरान करी। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप जो भी क्वेश्चन का रिप्लाई दो, मेक श्योर आप उसमें क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, है ना। और अभी तक अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही तैयारी स्टार्ट करनी है, जीरो से नया स्टार्टिंग से पढ़नी है, तो यू कैन जॉइन डी ट्रिपल सी पेडागोजी स्पेशल। उसकी सारी डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी। लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसोर्स इन सोशल नॉलेज। थोड़ा सा नहीं इंग्लिश गलती होगी, ऑफिशियल पेपर जो आंसर किया वो हिंदी में थी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में अधिगम संसाधन का एक प्रकार नहीं है? बेसिकली लर्निंग रिसोर्स कौन सा नहीं है? ग्राफ, प्लेस वैल्यू कार्ड, डिस्कशन नहीं, ये डायरोमा लिखा हुआ है, डायरोमा। तो ग्राफ है, प्लेस वैल्यू कार्ड है, चित्रावली या फिर डायरोमा, एंड लास्ट इज टाइमलाइन, समय रेखा। इसमें आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक पर। रुको, टेक्स्ट बुक तो रिलोड हो गया फिर से। डिसिप्लिन 5 में चलते हैं हम। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस? ग्राफ, प्लेस वैल्यू कार्ड, डायरोमा एंड टाइमलाइन। ये भी हम ऑलरेडी पिछले पीवाईक्यूज में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो मैं आपको सोर्स बता चुका हूँ पहले, बट दिखाया तो फिर से। 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 63। 509 ब्लॉक 3 इज हियर एंड पेज नंबर 63633। ये लर्निंग रिसोर्स इन सोशल साइंस कौन कौन सी है? रियल या डायरोमा? डायरोमा दिया हुआ है उसमें ऑप्शन में। मैप्स एंड ग्लोब्स, मॉडल्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, कार्टून, टाइमलाइंस, बुक्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, म्यूजियम, मूवीज, इंटरनेट और स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स। ये बेसिकली 11 लर्निंग रिसोर्सेज है सोशल साइंस में, है ना। तो कौन कौन सा? ग्राफ भी दिया हुआ है, डायरोमा, ये डायरोमा है, डायरोमा भी दिया हुआ है, टाइमलाइन भी दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू कार्ड नहीं दिया हुआ। प्लेस वैल्यू कार्ड कहीं ना कहीं मैथ में काम आ सकता है, बट यहाँ पे सोशल साइंस में से उसका कोई यूज ही नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस? हमने देखा बेसिकली 3 स्टेजेस होती है पेडागोजिकल एनालिसिस की, उसमें से पूछा हुआ इंटरेक्टिव स्टेज के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला गिविंग फीडबैक। शायद इसको ना बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव स्टेज और फीडबैक आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बाकी अब देखते हैं क्या आपने उत्तर दिया क्या नहीं। पहला इज गिविंग फीडबैक, दूसरा इज डिसाइडिंग ऑन एक्सपेक्टेड लर्निंग रिस्पॉन्सेज, थर्ड इज डिसाइडिंग मेथड्स अप्रोचेज ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन। बाल विकास मूल्यांकन के इंटरेक्टिव चरण में निम्नलिखित से कौन सा गतिविधि शामिल है? प्रक्रिया देना, सेकंड इज अपेक्षित शिक्षार्थियों की प्रतिक्रियाओं पर निर्णय लेना, थर्ड इज प्रोत्साहन प्रस्तुति के तरीके या फिर दृष्टिकोण तय करना। ठीक है। बेस्ड ऑन ये इंटरेक्टिव स्टेज, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट इंटरेक्टिव स्टेज अभी हम देखने वाले हैं, है ना। और पिछले पीवाईक्यू जो 11 नवंबर शिफ्ट 3 का, उसमें मैंने आपको बताया था। तो बेस्ड ऑन उस चीज के इंटरेक्टिव और गिवन फीडबैक, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई फीडबैक तो इंटरेक्टिव स्टेज के बाद आना चाहिए, तो वहां आप कंफ्यूजन कर सकते हो, बट एक बार मैं आपको दिखा दूंगा, फिर आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है। 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 20। 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 20। हियर वी गो। पेडागोजिकल एनालिसिस, प्रीएक्टिव, इंटरैक्टिव एंड इवैल्यूएटिव स्टेज, है ना। जिसमें पिछले वाले जो पीवाईक्यू है उसमें ये इस प्रीएक्टिव स्टेज से सवाल आया था, अब इंटरैक्टिव आ गया। इंटरैक्टिव में आपने देखा हुआ है कि डिसाइडिंग मेथड्स की स्टिमुलस प्रेजेंटेशन में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी, क्या स्टिमुलस रहने वाला है उसको डिसाइड करना, और बच्चों के एक्सपेक्टेड लर्निंग रिस्पॉन्सेज को डिसाइड करना, प्लस फीडबैक भी इसके अंदर ही आएगा। ये मैंने मार्क क्लास पढ़ाते टाइम, जब मैंने दो तीन साल तो कहा, अभी एक डेढ़ साल हुआ जब पढ़ाई थी, तो मैंने मेजरली याद करवाया था कि मुझे पता था आपकी जो गिविंग फीडबैक है, शायद आप इवेल्यूटिव स्टेज या फिर पोस्ट एक्टिव स्टेज में मार्क कराओ, बट ये गिवन फीडबैक किसके अंदर है? इंटरेक्टिव स्टेज के अंदर। ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट पूछे हुए, गिविंग फीडबैक, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड करना, और आप किस मेथड या फिर स्टिमुलस प्रेजेंटेशन से पढ़ाने वाले उसको डिसाइड करना। तो पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही उत्तर है इसका। ठीक है, सभी ने कर दिया होगा। आगे चलते हैं। अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के संगत है, तो ए सी अगर 12 है तो पी आर कितना हुआ? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है सिमिलर। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब डिट्टो सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या? डिट्टो सेम। सिमिलर का मतलब होता है, हम बोलते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है,
अगर ये सिमिलर है मतलब कुछ नहीं है, ये और ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, बस ये इसका छोटा रूप है, मतलब कि जो साइड्स का रेशियो है सिमिलरिटी में वो सेम रहेगा। और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, बिल्कुल अगर डिट्टो सेम है तो कहने का मतलब जो साइड है वही दूसरे ट्रायंगल की साइड हो जाएगी, है ना। और जो ये कॉन्ग्रुएंसी है वैसे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी लिखा हुआ है और पी क्यू आर लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर है, इसका मतलब ये होगा ए बी इज बराबर टू पी क्यू, मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग वो है ना अल्फाबेट्स वो बिल्कुल सेम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये बी सी किसके बराबर होगा, मैं आपको बता रहा हूँ यूज के लिए, बी सी से रिलेट क्या कर रहा है, क्यू आर, है ना। उसके बाद सी ए, अगर आप सी लोगे और ए लोगे तो सी ए से क्या रिलेट करेगा, अगर यहाँ से आपने सी उठाया तो यहाँ से आर उठाओ और यहाँ से पी उठाओ, तो सी ए से आर पी करेगा। समझ गए इस बात को, तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम। तो पी आर या फिर आर पी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ए सी कितना है, 12 है, तो ये भी 12 आ जाएगा। सिंपल सी बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं किसी को। सिमिलरिटी में जो रेशियोज है साइड्स के वो बराबर रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल होता डिट्टो सेम नहीं है, बस उसका स्केल डाउन इमेज होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है ऑलमोस्ट, है ना। आ गया भाई अच्छा क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में आप लगातार बताता हुआ रहा था। इसमें बोला हुआ है डिस्कवरी अप्रोच में कौन कौन सी ये इंडक्टिव थिंकिंग पर बेस्ड होती हैं। हमने पढ़ा डिस्कवरी अप्रोच में 3 मेथड है, ओपन डिस्कवरी, गाइडेड डिस्कवरी और डिडक्टिव डिस्कवरी मेथड। तो पूछा हुआ है इन तीनों में से कौन सी इंडक्टिव डिस्कवरी मेथड से फिर इंडक्टिव थिंकिंग पर डिपेंड करती है। तो ओपन और गाइडेड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। बाकी बेस्ड ऑन ऑप्शन इतने टुच्चे दिए हैं तो आपने इसका उत्तर सही भी लगा दिया होगा, गिवन द फैक्ट आपको पता हो या ना पता हो। ऑप्शंस बहुत खराब दिए, ठीक है। बाकी अगर आपको दिखाना हो अच्छा अच्छा देखो, ये क्वेश्चन शायद टेक्स्ट बुक पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें ऑप्शंस भी कैसे इसने डाल दिए हैं। असल पेपर में ऑप्शंस 1 2 3 नहीं था, बट इसने अपने हिसाब से डाल दिए। असल उत्तर इज कौन सा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें हिंदी में आया था क्वेश्चन ये, अब इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, देखो क्या बन गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड बाय टीचर इन सर्च अप्रोच फॉर टीचिंग साइंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया, इधर क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, इधर पूछा हुआ है डिस्कवरी अप्रोच में कौन कौन सी मेथड आते हैं। इसमें इंडक्टिव अप्रोच के बारे में कोई बात नहीं करेगी, जबकि यहाँ पे इंडक्टिव थिंकिंग के बारे में बात करी गई है ना। तो यहाँ पे नहीं बात करेगी, तो यहाँ पे तीनों ही आएंगे इसके हिसाब से। ये लिखा हुआ है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय टीचर इन सर्च अप्रोच या फिर डिस्कवरी अप्रोच के बारे में बात करिए। एक बार हम इसका हिंदी देख लें। निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विज्ञान शिक्षण के खोज उपागम में शिक्षण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है, तो तीनों विधियों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे 3 ही आएंगे, 1 2 3। समझे इस बात को, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है, बस कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे क्वेश्चन अलग है कि डिस्कवरी मेथड के अंदर इंडक्टिव थिंकिंग किस पे बेस्ड होती है। समझे इस बात को। लो क्वेश्चन तो इंग्लिश में आया, बता नहीं अब उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया, शायद पी वैगो कोई क्वेश्चन उठा लिया, दूसरा कहीं से उठा लिया होगा। तो क्वेश्चन तो उसका इंग्लिश में ही आया, ठीक है। इंडक्टिव थिंकिंग तो पहला है और दूसरा है। समझ गए इस बात को। अगर इसको दिखाना हो मैं आपको दिखा दूं, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 82। डिस्कवरी अप्रोच इधर ही पड़ी थी, तीन तीन है बेसिकली, ओपन है, गाइडेड डिस्कवरी है और डिडक्टिव डिस्कवरी है। तो ये लिखा हुआ है ना, ओपन डिस्कवरी एंड गाइडेड डिस्कवरी आर बेस्ड ऑन इंडक्टिव थिंकिंग। जो ओपन डिस्कवरी मेथड है वो साइंटिस्ट यूज करते हैं, और जो गाइडेड डिस्कवरी मेथड है वो टीचर्स वाइल्ड टीचिंग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो बस सिंपल सी बात ये थी। क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्रायर नेगेटिव एक्सपीरियंस विद मैथमेटिक्स। नकारात्मक अनुभव किसके रिलेटेड में, गणित के साथ। कौन कौन से हैं, अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट, स्कूल का प्रतिकूल वातावरण, बिल्कुल ठीक है, अनफेवरेबल होगा जब भाई उसको मैथ करने में दिक्कत होगी। लैक ऑफ एनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट्स और टीचर्स, लैक ऑफ पॉजिटिव रोल मॉडल्स, एथनिक और जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ने इसका उत्तर ठीक कर दिया होगा। इसका सोर्स मैंने आपको 11 नवंबर शिफ्ट 3 में, सॉरी हाँ 11 नवंबर शिफ्ट 3 में ऑलरेडी दिखा दिया। जो पिछला फीडबैक है तो उसमें भी सेम क्वेश्चन ऐसा ही आया था। बाकी उसके सोर्स का मैसेज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप सभी ने इसका उत्तर बिल्कुल ठीक दे दिया होगा, ठीक है। चले आगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। 4x minus 3 multiply 2x multiplication of a monomial with a polynomial, 9x square minus 15xy divided by 3x division of a polynomial by a monomial, 2x multiply 3y multiplication of monomials, 5x minus 2x division of monomials। देखो ये जरा थोड़ा सा क्वेश्चन उस भाई साहब को बनाना नहीं आया,
शायद आपको वो चाहता तो कंफ्यूज कर सकता था इस मोनोमियल में और पॉलिनोमियल में, बट उसने आपके लिए चीज इतनी आसान कर दी। यहाँ पे 5x माइनस 2x दिया हुआ है और उसने यहाँ दिया डिवीजन ऑफ मोनोमियल्स, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो आपका तो उत्तर वैसे निकलेगा। पर पॉइंट इज, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मोनोमियल क्या होते हैं। देखो मोनोमियल इज एक टर्म, मोनोमियल मीन्स एक टर्म, चाहे वो 4x हो गया, चाहे वो 5 हो गया, चाहे वो 5xy हो गया, चाहे वो 5xyz हो गया, ये मोनोमियल्स है, बेसिकली एक टर्म है। बायनोमियल, बायनोमियल बेसिकली दो टर्म, एग्जाम्पल के रूप में 4x माइनस 2, 3x माइनस वाई, 4xyz माइनस 2, समझ रहे हो, दो टर्म, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये एक टर्म ये एक टर्म, बायनोमियल। ट्राइनोमियल में जिसमें तीन आ जाएंगी, और पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा टर्म्स हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा टर्म्स हो, मतलब ये सारे पॉलिनोमियल के पार्ट ही हैं, मोनोमियल बायनोमियल ट्राइमियल, ये सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं, ठीक है। अब यहां देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ पॉलिनोमियल, तो क्या ये मोनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल है, या फिर बायनोमियल बोल लो, मोनोमियल ही है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ बायनोमियल आना चाहिए था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन की गलती कहां से हुई मैं आपको बताऊंगा। बाकी ठीक है, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, पॉलिनोमियल बोल लो बायनोमियल बोलो, ठीक है। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल है, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, बस यहाँ पे माइनस दे दिया और यहाँ पे डिवीजन दे दिया, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ पॉलिनोमियल, बट क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं कॉम्यूटेटिव होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, है, तो यहाँ पे ये चलता है, इतना उतार चढ़ाव चलता है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली भी दिया नहीं है। हाँ डिवीजन में नहीं चलेगा, क्योंकि डिवीजन कॉम्पिटिटिव नहीं होती, ए बटे बी इज नॉट इक्वल टू बी बटे ए, समझ पा रहे हो, ठीक है। अभी गलती कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 169, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 169, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल्स, ठीक है। तो ए इंटू ए तो हमने देख लिया, ये जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से दिया हुआ है, 2 इंटू 3y जो हमने दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मोनोमियल विद अ पॉलिनोमियल, तो ये 3x माइनस वाई इज एक्चुअली अ पॉलिनोमियल और 2x इज अ मोनोमियल, तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल विद अ मोनोमियल रिस्पेक्टिवली। बाकी मैंने बताया ना, ये मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव होती है, तो ए इंटू बी बोलो या फिर बी इंटू ए बोलो, एक ही बात है, तो इससे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, समझ पा रहे हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, बाकी अब समझ लिया कहाँ से कहाँ है, ठीक है। बाकी बस ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया था, 3x माइनस वाई विद 2x, ठीक है। असल में ये होना चाहिए था 3a प्लस ये वाला होना चाहिए था, क्योंकि ये मोनोमियल है और ये पोलिनोमियल है, समझ गए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये गलत नहीं है, मैंने वही बताया ना आपको, कॉम्पिटिटिव होती है इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो बाकी उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है, इसमें माइनस की जगह डिवीजन था, होना चाहिए था बस। Which of the following is an academic discipline that incorporates various fields such as surveying, geographic, GIS, geographic information system, hydrography और cartography किसके अंदर आती है, एरिया डिफरेंशिएशन, ह्यूमन ज्योग्राफी, पेडागोजी या फिर स्पेशल साइंस, बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसमें जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करी गई है, ऐसा सर्वेइंग की बात करी गई है, हाइड्रोग्राफिक कार्टोग्राफी में बेसिकली मैप्स की बात करी गई है, तो आप कहीं ना कहीं उससे समझ के होगी दैट इज स्पेशल साइंस, इसका उत्तर होना चाहिए। अगर नहीं समझे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 49, अब 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 49, ये लिखा हुआ है स्पेशल साइंस, इट इज अकेडमिक डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेटिंग सच एज सर्वेइंग, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी। स्पेशल साइंस बेसिकली मेजरमेंट, मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए बनी है, रिलेटिंग टू अपन अर्थ के लिए, है ना। ये जीपीएस की फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस की फुल फॉर्म जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिमोट सेंसिंग कार्टोग्राफी क्या होती है, कार्टोग्राफी इज बेसिकली मैप मेकिंग की स्किल होती है, आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैप मेकिंग।
ठीक है, ये हम ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर चुके हैं, तो जिसने क्लासेस देख रखी हो वो उसने उत्तर दे दिया, वो जिसने सेल्फ स्टडी अच्छी तरीके से करके उसने भी उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, 189। अगर हमें पॉपुलेशन दिखानी है 5 डिफरेंट कंट्रीज की किसी पर्टिकुलर साल में, हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, बार ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल, इन चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ये फर्क होता है, बार ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, बीच में थोड़ा सा इंटरवल्स होते हैं बार ग्राफ में। हिस्टोग्राम इज बिल्कुल कॉन्टिन्यूस होता है, साथ के साथ चिपका हुआ, बस ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हो? साथ के चिपके हुए होते हैं हिस्टोग्राम, ये नीचे वाला हिस्टोग्राम है, नीचे वाला ऊपर वाला बार ग्राफ है। ठीक है, तो इन चारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4 सभी का उत्तर इसमें सही आया होगा। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग हिस्ट्री एट द अपर प्राइमरी स्टेज? एट अपर प्राइमरी स्टेज हिस्ट्री मस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं, हो सकता है उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास को भारत के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड इज एट अपर प्राइमरी स्टेज हिस्ट्री विल टेक इनटू अकाउंट डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद सेक्शन ऑन इवेंट्स और डेवलपमेंट्स इन द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। बेसिकली उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास भारत के विभिन्न हिस्सों की घटनाओं या दुनिया के अन्य हिस्सों की घटनाओं के साथ विकास को ध्यान में रखेगा, बस इसके बारे में ये लिखा हुआ है। और थर्ड तो नेगेटिव आपको पॉइंट दिख ही रहा है, हिस्ट्री विल ओनली टेक इनटू अकाउंट, तो ओनली आ गया तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो ही गया, ये तो वैसे ही कट गया। अब हमारे पास ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, बेस्ड ऑन ऑप्शन आप देख पा रहे हो सिर्फ, ये तो ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 है, फिर तीनों है, तीनों का ऑप्शन कट गया, ऑप्शन 3 में हमारे पास कट गया, हमारे पास बच गया ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। हिस्ट्री मस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्या आप हिस्ट्री में सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हो? नहीं, हिस्ट्री में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, तो ओनली 1 भी कट गया, तो ओनली 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर। बाकी अगर इसको दिखाना हो, क्वेश्चन नंबर 9 है, हिस्ट्री 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 65, 509 ब्लॉक 2 पेज नंबर 65। ये ना, यहाँ से उठा गया। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग हिस्ट्री विल टेक इनटू अकाउंट डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद सेक्शन ऑन इवेंट्स और डेवलपमेंट्स इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को नहीं, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया, मैंने आपको बता दिया, ओनली टू इज द राइट उत्तर। Which of the following is are the characteristics of investigative sciences as identified by teacher in science classroom? निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान कक्षा में शिक्षक द्वारा पहचाने जाने वाली खोजी विज्ञान की विशेषताएं हैं? पहला, pupils have to make their own decision। ठीक है, देखते हैं हो सकता है नहीं हो सकता। सेकंड इज नो इन्वेस्टिगेशन विल अलाउ pupils टू यूज एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स। कोई भी जांच विद्यार्थी को हर प्रकार की जांच प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती। चलो अब देखो, पॉइंट इज पहला तो आप कहीं ना कहीं लगा पा रहे होगे, दूसरे में शायद आप कंफ्यूज हो गए कि क्या है दूसरा पॉइंट, नेगेटिव है पॉजिटिव है, हमारे हित में है हमारे हित में नहीं है, तो शायद आप दूसरे पॉइंट में कंफ्यूज हो गए। अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छा, तुक्का लगाए तो लग पाते, तुक्का में अच्छा नहीं है। अगर आपने समझ किया, आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, चीजें आपको पता है, तो अगर समझ के किया तो बहुत बढ़िया, आपके लिए क्लैप्स फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 190 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 बोलो डेसिमल 5 का। 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 107। 510 ब्लॉक 1, 2 सेकंड होना, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 107। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी ये इन्वेस्टिगेशन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मॉडल्स कर लिए हैं, जिसमें फेयर, टेस्टिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, पैटर्न सीकिंग, एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेशन मॉडल और मेकिंग थिंग्स और डेवलपिंग सिस्टम, इसके बारे में बात करी है। तो इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करी गई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बात करी गई है वो यहां से उठाई गई है। ठीक है, द टीचर रिकॉग्नाइज दैट एनी इन्वेस्टिगेशन कुड बी कैरिड आउट इन नॉन इन्वेस्टिगेशन वे। फॉर एग्जाम्पल, टीचर टेलिंग देयर पीपल्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू एट एवरी स्टेज ऑफ लेसन। कि बेसिकली हर टाइप ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो बेसिकली नॉन इन्वेस्टिगेशन वे में कर सकते हैं हम। कैसे? कि टीचर पहले ही बता दे कुछ हिंट दे के, क्योंकि क्लास में एज इन क्लास आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा इन्वेस्टिगेशन करने बैठो, आपके पास बहुत टाइम हो, नहीं। तो उसकी हेल्प करने के लिए, फिर उस चीज को प्रोसेस स्पीड अप करने के लिए टीचर पहले ही आपको कुछ ना कुछ हिंट्स दे देगा, ताकि आप उस इन्वेस्टिगेशन जल्दी कर पाओ। ठीक है, दे आइडेंटिफाइड टू डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इन्वेस्टिगेटिव साइंस। कि आपको अगर साइंस, इन्वेस्टिगेटिव साइंस
करनी है, फिर साइंस को इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? फर्स्टली, इन एन इन्वेस्टिगेटिव वर्क पीपल्स हैव टू मेक देयर ओन डिसीजन, दे मस्ट बी गिवन some autonomy in how the investigation is carried out, although the amount of autonomy given may vary different strategies to the investigation process. अब मैंने वही बात करी ना, ये इतना समय नहीं है आपके क्लास में कि आप पूरा इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस फॉलो कर पाओ। तो उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में कुछ पार्ट्स होंगे। जैसे पहले पार्ट में भाई बच्चों को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी कि हाँ बच्चा एटलीस्ट ऑब्जर्व कर ले, फिर थोड़ा सा आपने हिंट दे अगले पार्ट में ताकि उसका काम छूट हो जाए। तो वही कहने का मतलब है, इन्वेस्टिगेटिव वर्क में पीपल्स को अपने खुद के, पीपल्स मतलब बच्चे, उनको खुद के डिसीजन लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन काम कैसा, इन्वेस्टिगेशन कैसी है, जो उनकी अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी है वो चेंज होती रहती है। कभी टीचर के पास ज्यादा, कभी बच्चे के पास ज्यादा, और कभी दोनों के पास बराबर। ठीक है। सेकेंडली, इन्वेस्टिगेशन मस्ट इन्वॉल्व पीपल्स इन यूजिंग सम इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर्स। अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर्स का इस्तेमाल तो होगा ही होगा। अब इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, मेजरिंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, ये इन्वेस्टिगेशनल प्रोसीजर्स हैं। अब लिखा क्या हुआ है? दे रिकॉग्नाइज्ड that no investigation will allow people to use every kind of investigational procedure. अब वही बात बोली, इतनी लंबा इन्वेस्टिगेशन आप एक पीरियड में खत्म नहीं कर सकते, तो टीचर डिपेंडिंग अपॉन उस टाइम को बचाने के लिए कुछ इनपुट्स अपने देगा, कुछ इनपुट्स आपसे लेगा। और इतनी सारी चीजें, मेजरिंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग, तो ये सारी आपको बेसिकली इन्वेस्टिगेशन यूज तो आएगा इन सभी का। बट दे रिकॉग्नाइज दैट नो इन्वेस्टिगेशन, कोई भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन, कौन सी जो ऊपर ही 6 करी ना, मेकिंग थिंग्स और डेवलपिंग सिस्टम, इन्वेस्टिगेशन मॉडल, फियर टेस्टिंग, पैटर्न सीकिंग, अब इनमें से कोई भी इन्वेस्टिगेशन विल अलाउ पीपल टू यूज एवरी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। उसमें ऐसा नहीं हो कि आप सभी का सभी इस्तेमाल कर पाओ, या तो कोई 2 इस्तेमाल होंगे, कोई 3 इस्तेमाल होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है। मेक श्योर आप इन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को लिख लो: प्लानिंग, इन्वेस्टिगेशन, मेजरिंग, ऑब्जर्विंग, एनालाइजिंग और डेटा और इवेल्यूएटिंग। तो इसमें लिखा हुआ है कि टीचर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि नो इन्वेस्टिगेशन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अलाउ नहीं करेगी आपको हर टाइप ऑफ इवेल्यूएशन प्रोसीजर्स का, इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सेकंड लाइन बोली गई है, सेकंड लाइन ये वही उठाई गई है। तो पॉइंट 1 भी ठीक है और पॉइंट 2 भी ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 191, which of the following approaches is completely a teacher centric approach? टीचिंग इन क्लास, हैंड्स ऑन योगा, हैंड्स ऑन प्रयोग उपागम, पूछताछ उपागम इंक्वायरी, वर्णात्मक पराशर या प्रेषण उपागम, या फिर डिस्कवरी उपागम। इसमें आपको मैं अलग क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुको। ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इन टीचिंग साइंस इन क्लासरूम इज कंप्लीटली टीचर सेंटर्ड? इनमें से कौन सा टीचर सेंटर्ड है? हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट अप्रोच, इंक्वायरी अप्रोच, एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच और डिस्कवरी अप्रोच। ये भी मैं ऑलरेडी आपको पीवाईक्यूज में कंप्लीट करवा चुका हूँ। बाकी थोड़ा सा याद दिलवाए तो, और आगे कुछ जो भी आने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं, मतलब जो मुझे पता है कि आ सकते हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सपोजिटरी अप्रोच, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 78। देखो, अगर आपको याद हो, अगर आप स्टार्टिंग से क्लास लेते हुए हो, मैंने आपको दिखाया था, मैंने बताया था आपको ये आ भी जाएगा। अब चीजें और आगे आने वाले पेपर में क्या आ सकती हैं? क्यूज, जिसमें बोल देंगे, जिसमें सारे क्यूज टीचर प्रोवाइड करेगा, जो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, जो कि टोटली टीचर सेंटर्ड होगा, वो कौन सा? एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच। दूसरा, जिसमें सम कुछ क्यूज टीचर प्रोवाइड करेगा, एवरेजली स्ट्रक्चर्ड होगा, और मॉडरेटली, मतलब इसमें आधा काम स्टूडेंट का और आधा काम टीचर का। ठीक है, यह डिस्कवरी अप्रोच। इंक्वायरी अप्रोच या फिर प्रोसेस स्किल्स में क्या होगा? कोई भी क्यूज टीचर प्रोवाइड नहीं करेगा, लो स्ट्रक्चर्ड, मतलब पूरा का पूरा जो ध्यान है या फिर पूरा पूरा जो सेंटर्डनेस है वो टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड होगी। पॉइंट इज क्लियर? तो यही पूछा हुआ है टोटली टीचर सेंटर्ड कौन सा है, तो एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन अप्रोच। तो यहीं से क्वेश्चन एक ही उठाया गया। आने वाले क्वेश्चन आपको बेस्ड ऑन इस टेबल के देखने को मिल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए कौन सा आवश्यक है? एसेंशियल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर एजुकेशन तो डिपेंड करेगी भाई, टीचर को कितना आता है, कितना नहीं आता, उसे उसकी क्या वैल्यूज है। प्लस स्कूल लीडरशिप, स्कूल का नेतृत्व भी। अब आपके साहब प्रिंसिपल साहब ही ना चाह रहे हो कि इंक्लूसिव या फिर जो सीडब्ल्यूसी बच्चे आपके स्कूल में आए, तो फिर आप क्या ही कर लोगे? पानी खत्म, प्यास लग रखी है बहुत तेज। कोई नहीं, 8 क्वेश्चन बचे हैं करते हैं। पढ़ो। Which of the following is a benefit of inclusion for students without SEN? इसका क्वेश्चन एक पिछले वाले में भी आया था। अब ये फिर से वही क्वेश्चन, ऑलमोस्ट से वही क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है जब हम इंक्लूसिव क्लासरूम में जाएंगे तो वहां पे एक नॉर्मल बच्चा भी मिलेगा,
है ना, मतलब कि स्टूडेंट विद एसईएन मिलेगा और एक स्टूडेंट विदाउट एसईएन मिलेगा, तो दोनों का बेनिफिट होगा। तो वहीं पूछा हुआ है कि इंक्लूसिव क्लासरूम में जो स्टूडेंट विदाउट एसईएन है, बेसिकली नॉर्मल बच्चा, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे या फिर उसको क्या नया सीखने को मिलेगा, वो पूछा हुआ है। मे सर्व एज पीयर ट्यूटर, ये पर ट्यूटर नहीं है, ये पीयर ट्यूटर है ड्यूरिंग इंटरेक्शनल एक्टिविटीज, ठीक है भाई, वो एज अ पीयर ट्यूटर काम कर सकता है किनके साथ, सीडब्ल्यूसी बच्चों तो उनको सिखा सकता है और एक्स्ट्रा, ठीक है। आत्म क्रियात्मक गतिविधियों के दौरान ट्यूटर्स के अनुसार काम, थोड़ा हिंदी में इसमें गलत लिखा हुआ है, बेसिकली पीयर ट्यूटरिंग अपने साथ वाले को सिखा सकता है। टू लर्न टू कम्युनिकेट एंड डील इफेक्टिवली विद वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल्स, क्योंकि आप इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरीके का बच्चा आएगा, एसईएन वाला तो खास कर आएगा ही आएगा, तो आप उनसे बातचीत करके वो अलग अलग इंडिविजुअल से कैसे बात करनी है, कैसे उनसे डील करना है, वो सीख सकता है। चांस टू लर्न अबाउट मेनी ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशन, ये ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि आपको पता है एसईएन वाला बच्चा आएगा, उनके पास काफी सारे असिस्टेड डिवाइसेस होंगे, चाहे तो कान में लगाने का, चाहे आंख में लगाने का, चाहे व्हील चेयर होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो बच्चों को ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशंस या फिर इन सब चीज के बारे में सीखने को मिलेगा। ये है क्या और डिटेल में आपको बताता हूँ, चिंता मत करो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चंस नेशनल फोकस ग्रुप ऑन डिसेबिलिटीज से उठाया गया है, जो कि पिछले शिफ्ट में 11 नवंबर शिफ्ट 3 में वही क्वेश्चन उसी पेज से उठाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 19 मैं आपको निकालता हूँ। ये क्या था पिछले वाले पेपर, पिछले वाले 11 नवंबर शिफ्ट 3 में, अब एक ही वाला देख लो। बेनिफिट्स देखो, इसका ऐसा ना कुछ दिखाने का सेंस बनता नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपने ऑलरेडी मार्क कर देंगे, मुझे पता है, बट मैं दिखा रहा हूँ कहाँ से उठाया गया। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन फॉर स्टूडेंट्स विदाउट एशियन, कि जो जिन बच्चों को लाइक ऐसा कोई स्पेशल एजुकेशन नीड्स की दिक्कत नहीं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा। पहली बात, वो वैरायटी ऑफ बच्चों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, पीयर ट्यूटरिंग कर पाएंगे ड्यूरिंग इंटरेक्शनल एक्टिविटीज अपने साथ वाले बच्चों का। दे में प्ले द रोल ऑफ स्पेशल बडी, एज अ स्पेशल बडी या फिर स्पेशल हीरो का रूप निभा पाएंगे ड्यूरिंग लंच, की हाँ भाई इसके साथ मैं रहूंगा, जो उसकी जरूरतें होंगी मैं पूरी करूंगा, तो थोड़ा सुपर हीरो वाली फिर सुपर बडी वाली फीलिंग आएगी, स्पेशल बडी वाली फीलिंग आ सकती है। एशियन बच्चों से, जो एशियन बच्चे हैं, जो नॉर्मल, बेसिकली मैं यहाँ नॉर्मल बच्चों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चिल्ड्रन विदाउट एशियन है इनकी जगह मैं बच्चे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल सारे ही हैं बट मैं नॉर्मल इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एशियन वाले नॉर्मल नहीं है, सारे नॉर्मल है, बट थोड़ा सा कंटेक्स्ट को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए नॉर्मल इस्तेमाल। जो नॉर्मल बच्चे हैं वो टॉलरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ह्यूमन एक्सेप्शनलिटी सीख सकते हैं, कि हाँ भाई आपके अलावा भी अलग अलग टाइप के ह्यूमंस हैं, सबके अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स हैं और सारे आपसे अलग है, वो सीख सकता है। जो नॉर्मल बच्चा है वो एशियन वाले बच्चों से एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज को सीख सकता है ना। जो नॉर्मल बच्चा है दे विल हैव अ चांस टू लर्न किसके बारे में, ह्यूमन सर्विस प्रोफेशन, वो वहां पे डिवाइस लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा क्यों गलत लिखा हुआ है। तो ह्यूमन सर्विस प्रोफेशन के बारे में सीख सकता है, लाइक स्पेशल कि उनका आगे आने वाले किन किन और भी फील्ड्स में उनका प्रोफेशन बन सकता है, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, इनमें भी वो अपना कैरियर बना सकते हैं। और इंक्लूजन बहुत अच्छा चांस देती है बच्चों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए वाइड वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल से, ठीक है। अब ना इसमें बस ऑफिशियल आंसर की में प्रॉब्लम इज कि राइटिंग, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, या ह्यूमन डिवाइस प्रोफेशंस नहीं है, यहाँ पे इट शुड बी, कहाँ गया, रुको एक बार, इट शुड, यार फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, रुकना एक बार, हाँ, इट शुड बी ह्यूमन सर्विस प्रोफेशंस, ठीक है। और वो पर ट्यूटरिंग नहीं है, वो पीयर ट्यूटरिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिशियल आंसर की में ये यहाँ पे राइट टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। बाकी 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 समझ आएगा क्यों गलत हो, क्यों सही होगा। Which of the following properties of a circle is are correct? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary. Supplementary मतलब जो opposite angles होते हैं उनका जो सम 80 डिग्री होना चाहिए, किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनता है एक सर्कल में, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसके चारों कोने सर्कल पे टच कर रहे हो वो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मतलब कि इसका ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री, और ये एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए।
दूसरा, द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ आर्क इंस्क्राइब्ड इन द अपोजिट आर्क। कहने का मतलब ये, सॉरी चलो ये तो रूल है, मैं आपको उसी में दिखाऊंगा ना, ये तो रूल है, उसी में दिखाऊंगा, ऐसा समझाने से ना समझ नहीं आएगा सही में। एक चाप की डिग्री माप विपरीत चाप के अंकित कोण के माप के 2 गुना बराबर होती है। ठीक है, तो आपको बताना पहला सही है दूसरा सही है या फिर दोनों सही है। मैं आपको लेके चलता हूँ, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है डिसिप्लिन 5 का, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 63, 504 ब्लॉक 2 पेज नंबर 63, वहीं पर समझाऊंगा आपको, है ना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिया हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल विच वर्टिसेस लाई ऑन सर्कल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ से उठाया गया, दूसरा पॉइंट ये लिखा, ये ना, हाँ ये मेजर माने रखनी है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से उठाया गया है, दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाया गया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एंगल ए और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, जिसका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल है, कहने का मतलब ये देख लो, एक ही आर्क दिख रही है एडी, एडी आर्क, एडी आर्क से दो बेसिकली हमने सेगमेंट बना लो या फिर कुछ भी कह रहा हो, एक आर्क पे हमने लाइनें खींची हैं, ये खींची और इसी से ये खींची, कहने का मतलब ये कि जो एंगल है और ये एंगल है सेम रहेगा। ये मैथ्स में आपके थ्योरी, सॉरी ये प्रॉपर्टीज आती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, सॉरी क्या बोलते हैं, अगर सेमी सर्कल में कोई भी ट्राइंगल हमने बनाया है, सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्राइंगल बनाया है, तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मतलब ये 90 डिग्री का होगा। ये प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि द डिग्री ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ आर्क इंस्क्राइब्ड इन द अपोजिट आर्क। फॉर एग्जाम्पल ये आर्क है ए बी, इसने एक एंगल बनाया, कौन सा एंगल, ए डी बी बनाया, तो एंगल दिख रहा है ए डी बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कहने का मतलब ये इसका 2 गुना बराबर होगा इसी आर्क के अंदर बनाए हुए एंगल के, ए पी बी के। तो यहां से बनाया नहीं, यहाँ पे देख लो ना, ए पी बी, जो ए पी बी में एंगल बनेगा वो बराबर होगा 2 गुना इस एंगल के, कहने का मतलब ये, ठीक है, बेसिक चीज है बहुत। और वैसे ही इसी आर्क से बना ए सी बी, तो ए सी बी का भी 2 गुना बराबर होगा एंगल ए पी बी के, ये एंगल बेसिकली ये ए पी बी, ये वाला एंगल। ठीक है, यहाँ बना के दिखाने रखा बट बनाना पड़ेगा, बस ये प्रॉपर्टीज थी 4, यहीं से इन्होंने क्वेश्चन उठा रखा था। तो पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है ना, सेम है। द डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू ट्वाइस, तो सेम उठा रखी है बिल्कुल, कहाँ गया ये, द डिग्री मेजर ऑफ एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल, है ना, सेम उठा रखा। which of the following are aspects of educational evaluation in teaching learning process, ये बेसिकली 4 एस्पेक्ट थे, है ना, ये ऑलरेडी एन आई से मैंशनड है, मुझे आज भी फोटो याद है इसकी। तो उसमें कंटेंट भी है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी है, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी हैं और इवेल्युएशन प्रोसीजर्स भी हैं, किसके अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कहने का मतलब ये। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंटेंट भी आएगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी, लर्निंग एक्टिविटीज़ भी और इवेल्युएशन प्रोसीजर्स भी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 70, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 70। भाई आज तो ना गला बैठेगा, मैं हर बार कुछ ना कुछ गलत काम कर देता हूँ, पिछली बार बुखार चढ़ गया, अब गला बैठेगा। तो दिख रहा है लर्निंग एक्टिविटीज़, तो 4 हैं, कंटेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्टिविटीज़ और इवेल्यूशन प्रोसीजर्स। ये पटेल साहब ने दिया था, पटेल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, 510 ब्लॉक 2 पेज नंबर 70, यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, यानी ऊपर नीचे मुझे कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा कि मुझे आपको बता दूँ। 1 2 3 4 इसका उत्तर सही है। Which of the following statement regarding inductive reference method of teaching science in teaching learning process are correct? बेसिकली इंडक्टिव रेफरेंस मेथड के रिगार्डिंग में कौन सी चीजें करेक्ट है? तो पहला है, इसमें जो नॉलेज है वो सेल्फ एक्वायर्ड होती है और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विजडम, बिल्कुल ठीक बात है भाई, क्योंकि इंडक्टिव रेफरेंस है, इसमें पहले हम एग्जांपल देखते हैं, पहले हम कोई आंखों देखी कोई चीज देखते हैं, फिर उसके हिसाब से रूल बनाते हैं, तो हमें वो चीज याद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज हम फेंकेंगे तो वो नीचे गिरेगी, तो उसके हिसाब से हमने बता एक
पहले एग्जाम्पल्स देखे काफी सारे, फिर हमने एक रूल बना लिया कि हमें ग्रेविटी होती है और वो खींचती थी चीजों को। तो सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज होती है और विजडम में ट्रांसफर हो जाती है ना। और सेकंड इज लर्निंग बाय डूइंग इज अ बेसिस ऑफ दिस मेथड, बिल्कुल ठीक बात है। लर्निंग बाय डूइंग, हम देख के या फिर करके ही सीखते हैं, इसमें बिल्कुल ठीक बात है। इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन, इसमें हमारी हैबिट बन जाती है कीन ऑब्जर्वेशन की और क्रिटिकल थिंकिंग की, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन 510 जो साइंस की किताब है वहां से उठाया गया इंडक्टिव रेफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 8, 510 ब्लॉक 1 पेज नंबर 8, यहीं से 8 है क्या? 8 पे तो मुझे लगता मिलेगा नहीं। साइंटिफिक नॉलेज देख लो कितने टाइप की होती है। हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी, नेचुरल लॉ, फैक्ट्स, एविडेंस, पैराडाइम्स, इंडक्टिव रेफरेंस और डिडक्टिव रेफरेंस, ये 8 साइंटिफिक नॉलेज है। अब हाइपोथेसिस से, थ्योरी से, नेचुरल लॉ से आने वाले पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 29 पे, इस क्वेश्चन को देखने के लिए। इंडक्टिव रेफरेंस, ये इंडक्टिव रेफरेंस है, यहीं से उठाया गया। इंडक्टिव मेथड इज साइंटिफिक मेथड जो कि आपकी साइंटिफिक माइंडेडनेस को बढ़ाने में मदद करता है। लर्निंग बाय डूइंग इसका बेसिस है। ये एक रुको एक बार, क्या हो गया, ये आपकी हैबिट डेवलप कर देता है कीन ऑब्जर्वेशन की, और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट करता है। इसमें सेल्फ डिपेंडेंट आप बन जाती है और सेल्फ कॉन्फिडेंस इसमें बूस्ट होता है ना। ये आपकी हैबिट बनाया था एक इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करने की, और थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट बाकी बहुत अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, यहीं से इसने पॉइंट्स उठा रखे थे बेसिकली। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे सारे करेक्ट है, चौथा तो है नहीं, तीसरा ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर्पस ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस एंड एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री लेवल पे क्या पर्पस है सोशल साइंस की वैल्यूएशन का? आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है भाई, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पहचान को पहचाने। इंप्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अधिगम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार। डू अवे विद फियर ऑफ असेसमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में मूल्यांकन के भय को दूर करना। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू लर्न इंडिविजुअली, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। अब बेस्ड ऑन आपकी अंडरस्टैंडिंग शायद आपने इस क्वेश्चन को गलत भी कर दिया और सही भी कर दिया हो। सही किया तो बहुत बढ़िया, गलत किया है तो सीख लो अब, है ना। ऐसा अभी तो कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो पेपर आना बाकी है ना। तो पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा गलत है। हमें बच्चों को कोऑपरेटिव लर्निंग और ग्रुप लर्निंग पे ही फोकस करना है, इंडिविजुअली पढ़ने पे या फिर याद करने में, चीजों को सीखने पे फोकस नहीं करना। ठीक है, तो इसका पहला दूसरा तीसरा तो राइट उत्तर पहला दूसरा तीसरा। तो शायद इसने चार ऑप्शन किए हैं वो गलत होगा यहाँ पे। बाकी आपको दिखा देता हूँ। 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 90, 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 90, 509 ब्लॉक 3 पेज नंबर 90। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज नॉट टू, तो कोई ये नहीं है, ये पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है कि बच्चों के जो भी लर्निंग गैप्स हैं या फिर जो भी चेंजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनके इंडिविजुअल नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को समझना। ये पॉइंट अभी पेपर में दिया हुआ है आपके सामने। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करना इन अ सुटेबल वे बेस्ड ऑन कि क्या उनकी असेसमेंट हुई है उसके अकॉर्डिंगली। बच्चों को अंडरस्टैंड करना है, टू हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड, खुद के बारे में उनको अंडरस्टैंड दिलाना कि वो खुद के बारे में क्या है क्या नहीं। टू फाइंड आउट द एक्सटेंट, कि बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स आपने डिफाइन किए थे वो कहाँ तक कंप्लीट हो पाए उसको फाइंड आउट करने के लिए। अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए असेसमेंट करते हो ताकि आपको फीडबैक मिल पाए। टू कम्युनिकेट द चिल्ड्रन प्रोग्रेस, ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है आप पेरेंट्स तक पहुंचा पाओ, उसके लिए असेसमेंट होती है। बच्चों में असेसमेंट का डर खत्म हो जाए इसलिए होती है। लास्ट इज टू एनकरेज एंड सपोर्ट चिल्ड्रन टू लर्न टुगेदर, इस पॉइंट को बस वहां पे लर्न इंडिविजुअली बना दिया। बाकी हमें बच्चों को एनकरेज करना, सपोर्ट करना ताकि वो ग्रुप में टुगेदर सीख पाए, कोऑपरेटिव लर्निंग कर पाए, बस ये बात है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, इंडिविजुअली बना दिया और आप वहीं पे कंफ्यूज हो गए। तो पहला दूसरा और तीसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। हाय राम। अब बस की रिवाइज समझाना। चलो फिर भी तीन क्वेश्चन बच के आखिरी के। व्हाट डू यू मीन बाय, थोड़ा सा ही गलत है। शब्दावली को समेकित करने से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोलिडेटिंग, कॉन्सोलिडेट क्या?
रुको एक बार, इसमें दिया होगा सही। ये टेक्स्ट बुक बार बार रिफ्रेश हो रही है ना, मुझे लैपटॉप में ना नया दिलवा के मानेंगे और कुछ नहीं है। इसमें से लिखा हुआ, हाँ, कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। बेसिकली क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी। कंसोलिडेटिंग, हाँ, कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी। ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, गलत बोल रहा था क्योंकि बोलते बोलते काफी समय हो गया, अब नहीं निकल रहे शब्द। गला भी बैठ जा रहा है। तो कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी से आपका क्या मतलब है, क्वेश्चन ये है। एनकरेजिंग चिल्ड्रंस टू क्रिएट देयर ओन पिक्चर डिक्शनरी। व्हाट डू यू मीन, मीन पूछा है। इस कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी का मतलब क्या है। न्यू वर्ड्स दैट आर लर्न क्विकली नीड टू बी यूज्ड टू हेल्प द इंटरसेप्टेड। थोड़ी सी यहाँ पे फिर से इंग्लिश में गलती, हिंदी में देखो। नए शब्द जो जल्दी सीखे जाते हैं उन्हें अवरोधन की सहायता के लिए नियमित रूप से पुनः प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। बच्चों को स्वयं का चित्र शब्दकोश बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन का गया, हाँ, न्यू वर्ड्स दैट आर लर्न क्विकली नीड्स टू बी रीयूज्ड रेगुलरली टू एड इनहिबिशन, ताकि वो सीख सके। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी गलती दी हुई है, क्या बताऊँ मैं। एक बार आप हिंदी के देख लो, बस इस हिंदी का आप इसको विश्वास करो। यहाँ पे समझा मैं दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा क्या कंटेक्स्ट क्या बारे में बात। अभी यहाँ पे कंटेक्स्ट साइज आपको समझ ना आ रहा हो, अभी समझाऊंगा तो आ जाएगा। बेसिकली जो आप नए शब्द सीखे हैं उनको आपको याद रहे तो फटाफट पुनः प्रयोग किया जाए, कहने का मतलब ये है। और पहला पॉइंट ये है कि अपना खुद का आप एक पिक्चर डिक्शनरी या फिर शब्दकोश बना सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 35, ब्रिटिश काउंसिल की किताब है, वही वाली। लैंग्वेज गलत है इसमें, तो लैंग्वेज गलत है ना। ठीक है, वो ऑलमोस्ट ठीक है, बट ये जो लास्ट की थोड़ी सी लैंग्वेज मुझे गलत लगी। ठीक है, कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस। सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस, है ना। कहने का मतलब ये, जब हम कोई चीज नहीं सीखते हैं तो वो हमारी मेमोरी में ऐसा नहीं कि पड़ी रहेगी या फिर हमें याद होगी, वो हमें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे दिमाग में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कार, तो आपको पता है कार का मतलब क्या है, एंटर, एंटर का मतलब बोलता है। मैं बोलता हूँ सीरीन, तो शायद आप सीरीन का मतलब कुछ ही बच्चे बता पाए। मैं बोलता हूँ ऑब्सलीट, शायद कम बच्चे बता पाए, है ना। मैं बोलता हूँ पॉलीगैमी, शायद कम बच्चे बता पाए। बट मैं बोलता हूँ बेड, मैं बोलता हूँ कार, मैं बोलता हूँ फैन, उसका मतलब सही बता पाएंगे। कहने का मतलब ये, जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, खासकर यहाँ पे हम वोकैबुलरी की बात कर रहे हैं, तो जब हम नई चीज सीखते हैं, कोई नया वर्ड सीखते हैं, तो हमें ताकि वो याद रह जाए, उसकी रिटेंशन हमारे दिमाग में हो जाए, हम उसको याद कर पाए, तो कहने का मतलब ये कि हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवीजन। उसके लिए हमें कोई ना कोई एड की रिक्वायरमेंट होगी। एड का मतलब कोई ना कोई उद्दीपक या फिर रीइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होगी। बेस्ड ऑन उसकी चीजों पर हम उस चीज को याद कर पाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपके दिमाग में कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत सॉलिड तरीके से छप चुके हैं, कार, बेड, साइकिल, ट्रेन, ये सब चीजें। बट मैं कोई खतरनाक वर्ड बोल दूं, खतरनाक वर्ड तो मुझे अभी खुद नहीं आता। ट्रांसपेरेंसी तो आप सभी को पता ही है। ट्रैंक्विल बोल दूं, है ना, तो शायद ट्रैंक्विल में आप शायद कुछ फंस जाए लोग। कॉन्टोर्स बोल दूं, कॉन्टोर्स में से काफी लोग फंस जाएंगे कि वो वोकैबुलरी तो शायद आपने पढ़ी हो, बस सॉलिड ना हुई हो, तो शायद आप उसको रिकॉल ना कर पाए हो। कहने का मतलब ये, मैनी चिल्ड्रंस लर्न न्यू वर्ड्स क्विकली बट दे नीड टू रिसाइकल देम रेगुलरली टू एड रिटेंशन। कि वर्ड तो हम सीख लेते हैं नए, बट उन्हें याद रखने के लिए हमें उसको, बट दे नीड टू रिसाइकल देम रेगुलरली टू एड रिटेंशन। मतलब बेसिकली उनको रोज रिवीजन करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा कि अच्छा इस वर्ड का मतलब इस वर्ड का मतलब ये, ताकि उनके दिमाग में सॉलिड बन जाए, ठोस बन जाए। वंस वर्ड न्यू वर्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस, पीपल शुड बी एनकरेज्ड टू डिवाइस टेक्निक्स दे कैन यूज ऑन देयर ओन टू कंसोलिडेट एंड रिवाइज वोकैबुलरी। अगर उन्होंने कोई वर्ड सीख लिया तो अब आपको ना, अगर आपने कोई बच्चों को नया वर्ड सिखा दिया, प्रैक्टिस करवा दी, अब आप प्यूपिल्स को या फिर बच्चों को एनकरेज करो कि वो खुद की टेक्निक्स निकाले कि इस वर्ड को वो याद कर पाए। लिखा हुआ है ना, पीपल शुड बी एनकरेज टू डिवाइस टेक्निक्स दे कैन यूज ऑन देयर ओन टू कंसोलिडेट एंड रिवाइज वोकैबुलरी। कि आप खुद के मेथड निकालो, आप इस वर्ड को आप कैसे याद रखोगे। अब ये है टेक्निक्स लिखी हुई है, हियर आर सम टेक्निक्स, ये नीचे वाली टेक्निक्स है। कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी का मतलब ये था, नीचे वाली टेक्निक्स। पहला है पिक्चर डिक्शनरी और वोकैबुलरी बुक्स, वो खुद की पिक्चर डिक्शनरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्टोर्स है तो कॉन्टोर से कुछ मिलता जुलता जोड़ लेंगे, फोटो चिपका देंगे, है ना। साइड में बेड़िया लगा देंगे या फिर जेल बना देंगे। जेल, कॉन्टोर्स का मतलब बाउंड्री, तो जेल की फोटो लगा देंगे तो समझ जाएंगे हमें बाउंड्री है, तो वो खुद की पिक्चर डिक्शनरी बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज वर्ड फैमिलीज या फिर सेट बना सकते हैं। एनकरेज पीपल टू बिल्ड अप देयर ओन वर्ड सेट एज एन अल्टरनेटिव टू पिक्चर डिक्शनरी, वो खुद के वर्ड फैमिलीज या वर्ड सेट बना सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं। वोकेबलरी कार्ड, वो खुद का वोकेबलरी कार्ड बना सकते हैं जिसमें आगे उस वोकेबलरी का नाम लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल कॉन्टोर्स, और पीछे उसका लिखा हुआ मतलब। समझ गए? ऐसा कर सकते हैं। कोलाज बना सकते हैं, फोटो चिपका सकते हैं, बेसिकली वही सेम चीज है। वर्ड पिक्चर वेब बना सकते हैं कि ये कॉन्टोर है, कॉन्टोर से क्या जोड़ सकते हैं, कॉन्टोर का जेल है ना, कॉन्टोर का मतलब और मतलब आप मान लो बाउंड्री से रिलेटेड, कॉन्टोर का मतलब घर, कॉन्टोर का मतलब स्कूल की दीवार, बेसिकली बाउंड्री से रिलेटेड आपने सारे वर्ड बना लिए, कॉन्टोर से जोड़ लिए, तो आपको पता लग गया भाई कॉन्टोर का मतलब क्या, बाउंड्री। समझ गए? और सीडी रोम्स का मतलब ये है आप सीडी में भी स्टोर करके रख सकते हो, उनका मतलब, बस कहने का मतलब ये। ठीक है? विद प्रॉपर कोई ऑडियो विजुअल एड्स भी रख सकते हो भाई, कॉन्टोर का मतलब कोई उसके ऊपर कोई छोटी सी कहानी होगी, छोटी सी कोई क्या बोलते हैं कविता होगी, उस हिसाब से। ठीक है? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके हिसाब से आप अपनी वोकेबलरी को कंसोलिडेट कर सकते हो। क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटिंग वोकेबलरी? क्या समझते हो आप उससे? एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पिक्चर डिक्शनरी, न्यू वर्ड्स दैट आर लर्न क्विकली, नीड्स टू बी रिसाइकल्ड टू एड रिटेंशन। ये असल लैंग्वेज लिखी हुई थी जो कि यहाँ से उठाई गई थी, ये असल लैंग्वेज ये थी, ये वाली चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ तक की असल लैंग्वेज जो पेपर में आई थी आपके। ठीक है? तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर आप पहला भी ठीक है, भाई यहाँ पे बोला व्हाट डू यू मीन बाय, आपको सिर्फ यहाँ कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी का मतलब बताना है, उसकी टेक्निक्स नहीं बतानी। ये खुद की पिक्चर डिक्शनरी को बनाना, ये एक टेक्निक है, इसमें सिर्फ आपको बताना है कंसोलिडेटिंग वोकैबुलरी का मतलब क्या है। तो उसका क्या आएगा, ओनली टू। ठीक है? इधर भी इसका ओनली टू है और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका ओनली टू है, इस बात को आप समझ लो। ठीक है? इसकी टेक्निक है, और बाकी टेक्निक मैंने आपको करवा दी है। लो भाई, इसको ना मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ लो इसको और इसका उत्तर दे दो, या बता ही दो पढ़ के। मतलब कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हो अगर आप बच्चों को कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया पढ़ा रहे हो, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज बच्चों को करवा सकते हो। सांस्कृतिक विविधता आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसमें कौन कौन सी गतिविधि करा सकते हो। आस्क वन स्टूडेंट टू रीड अबाउट कल्चरल डाइवर्सिटी इन द क्लास, बस बोल दिया भाई किताब से तू पढ़ ले। स्टूडेंट से आपने बोला कि आप डिफरेंट कल्चर्स के बारे में लिस्ट बनाओ और उनकी फीचर्स लिखो। ठीक है, बच्चा यहाँ पे एक्टिव है। आस्किंग स्टूडेंट टू राइट अबाउट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया एंड प्रिपेयर अ चार्ट ऑन इट। आप देखो भाई डिफरेंट डायमेंशंस क्या है इंडिया के डाइवर्सिटी के, और उस पर एक चार्ट बनाओ। तो इन दोनों में बच्चा एक्टिव है। इसमें सिर्फ वो बच्चा एक्टिव है जो पढ़ रहा होगा, बाकी सारे बच्चे पैसिव होंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट उत्तर, बोथ 2 एंड 3। ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? इधर टेक्स्ट बुक में भी इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है, और ऑफिशियल आंसर की में भी इसका उत्तर ठीक है, बोथ 2 एंड 3। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन आ जाओ। अगर आर्टिकल को 25% के डिस्काउंट पर या फिर छूट पर बेचा गया है ना, और अगर उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, 6,000 है, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे दिए, सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क प्राइस 6,000 है, 25%, 25% मतलब 1/4, 6,000 का 1/4 कितना होता है भाई, 1500, 1500 उठा दो तो कितना बचा, 4500। ठीक है? सबने कर दिया होगा इसका उत्तर, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे लेता हूँ विदा, हम आपसे मिलते हैं फिर से 13 नवंबर शिफ्ट 2 के साथ, नई शिफ्ट के साथ। होप तो यहाँ तक क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी। ये शिफ्ट कैसी लगी, पिछली शिफ्ट कैसी लगी, तो प्लीज़ एक डिटेल्ड रिव्यू, क्लासेस कैसी लग रही हैं वो दे देना मुझे। थोड़ी सी और इन रीइंफोर्समेंट मिलेगी, तैयारी करवाने का और मन करेगा। ठीक है? बाकी देखो यार, मुझे तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि मुझे कुछ मिल रहा हो यहाँ से, समझ पा रहे हो? तो बस आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कोर्स में कवर करवा चुका हूँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं लगने। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमसे मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सभी को।